नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक मुद्दा है कि हम हमेशा सुनते हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, वो बड़ी ही जबरदस्त है। पूरे दुनिया में मोदी जी गले मिलकर लोगों से बात करते हैं, दोस्ताना अंदाज है। वो दुश्मन कंट्रीज हों तो भी हमारे दोस्त हैं। इजराइल, सऊदी अरेबिया दोनों दुश्मन हैं, हमारे दोस्त हैं। रशिया, अमेरिका दुश्मन है, हमारे दोस्त हैं। और चाइना, जापान दोनों दुश्मन हैं, हमारे दोनों के दोस्त हमारे दोस्त हैं। यानी कि पूरे दुनिया में भारत का दबदबा है। ये हमने हमेशा सुना है, हमने देखा भी है। लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट आया कि भाई भारत का जो पासपोर्ट है, उसकी 82nd रैंकिंग है दुनिया में। सिर्फ 55 से 58 कंट्रीज हैं जहां पर हम वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। और जो रैंकिंग है ये पहले से मुकाबले नीचे गिर चुकी है। अब अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारा जो दबदबा था पूरे दुनिया में इतना जबरदस्त था, तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कम क्यों हो रही है? इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और हैरानी की बात तो यह है कि हमारी रैंकिंग नेपाल के, बांग्लादेश के पासपोर्ट से भी कम है। मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा करके अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू भी हमारे से ज्यादा होने वाली है। इसके ऊपर मुद्दे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे संजीव जी के साथ। संजीव जी, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी हमने सुना है बड़ी जबरदस्त है, तो पासपोर्ट की वैल्यू कम क्यों हो रही है? दोनों का मुझे मिसमैच सा दिखता है। ये चक्कर क्या है? सुमित जी, इस ये चीज समझने की जरूरत है हमें कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन ना कभी भी मीडिया के अंदर आती नहीं है। और इस चीज को, इसके बारे में कोई डिस्कशन करता नहीं, इसके बारे में कोई भी सही इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है। मगर सच्चाई ये है कि इंडिया की जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो उल्टा गिरी है, उठी नहीं है। मतलब कि हमारी पहले 74th रैंक पे पासपोर्ट माना जाता था 2019 में, आज जाके गिर के वो शायद मतलब कि 82nd रैंक पे आ गया है पासपोर्ट हमारा। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि अगर इंडिया की वाकई इतनी तरक्की कर रही है, वो कह रहे हैं कि 11 या 14 स्थान में जब 2014 में थी इंडिया, आज उठ के 5वें स्थान पे आ गई है। तो इंडिया की पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए ना। मतलब इंडिया की कम से कम 10 पायदान या 20 पायदान कम होनी चाहिए। मतलब 74th में अगर वो 2019 में थी, आज कम से कम 50वें रैंक पे, 40वें रैंक पे कहीं पे नजर आनी चाहिए। अगर अगर इंडिया की कह रहा है कि 2047 तक उसको विकसित विकसित देशों की श्रेणी में आना है, तो अगर तब तक तो इसको शायद 20वें रैंक पे आ जाना चाहिए या टॉप 10 में आना चाहिए। तो ऐसा मगर नहीं, सच्चाई अगर मगर ऐसी नहीं है। आज की डेट में जो सच्चाई है वो इंडिया की मतलब कि 193 कंट्रीज में से लगभग 82nd रैंकिंग है। लगभग 50%, मतलब बीच के मझधार में है। उतनी कंट्रीज इंडिया से ऊपर भी है, उतनी कंट्रीज लगभग इंडिया से नीचे भी है, तो मझधार में है। तो जो भी विकसित देश होता है उसमें देखा जा रहा है कि जिनकी पासपोर्ट की रैंकिंग अच्छी है इंडिया से, जो कि टॉप 10 या टॉप 20 या 30 कंट्रीज हैं, उनमें देखा जाता है कि वो उनको बाकी के 50, 100, 150 कंट्री में उनकी जो ट्रैवलिंग होती है वो लगभग उसके लिए उनके लिए वीजा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। वो उस कंट्री में ऑन अराइवल वो उनको वीजा मिल जाता है। उनको अलग से पार्लियामेंट इसके एम्बेसी के वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर आज किसी भी हिंदुस्तानी सिटीजन को अगर यूके जाना है, यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, या यूरोप के किसी भी विकसित देश में जाना है, ऑस्ट्रेलिया भी जाकर जाना है, तो उसको 3-3, 4-4 हफ्ते की वेटिंग चलती है। हो सकता है ज्यादा भी लग जाए। मतलब उनकी उनकी जो प्लानिंग है लगभग लगभग 2-2, 3-3 महीने पहले शुरू हो जाती है। फिर उनका एम्बेसी में जाके उनकी फाइल लगती है। फाइल के बाद उनकी इंटरव्यू होती है। उनका बैंक बैलेंस चेक करा जाता है कि आपके पास बैंक में इतने पैसे है या नहीं है उस कंट्री में टूर करने के लिए। वो बैलेंस को आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है काफी समय तक के लिए। तब जाके कहीं जाके आपकी फाइल अप्रूव होती है और आपको शायद वहां का घूमने का पासपोर्ट या बिजनेस पर्पज के लिए पासपोर्ट वहां पे आपको मतलब ठप्पा लग जाए, आपको वहां का वीजा मिल जाए। तो इतनी मुशक्कत करनी पड़ती है एक कंट्री का, विकसित देश का मतलब वीजा मिलने के लिए। और अगर हम वाकई विकसित हैं, हमारी रैंकिंग इतनी अच्छी है, हमारे दुनिया भर के देशों से हमारे संबंध इतने ही अच्छे हैं, तो ये रैंकिंग मतलब घटनी चाहिए थी। ये तो मतलब बढ़ती चली जा रही है, मतलब नेगेटिव तरीके से बढ़ती चली जा रही है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है सुमित जी। सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो नेशनल स्ट्रेंथ होती है कंट्री की, अगर कंट्री अंदर से ताकतवर हो, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, और उसी को वो ट्रेवल फ्री भी आपको ट्रेवल मिलता है। जैसे जापान है, पूरे दुनिया में एक या दो कंट्रीज है जहां पर उन्हें वीजा लेना पड़ता है, वरना सारी दुनिया में
उनका ट्रेवल फ्री है, कोई वीजे की जरूरत नहीं है। ताइवान का भी यही हाल है। भारत का ये हाल है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं दुनिया देखती है कि जो हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो उतनी नहीं है, जिसके कारण उन्होंने हमारी रैंकिंग कम की है सर। क्या ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है? सुमित जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जापान जैसी कंट्री का तो लगभग लगभग किसी कंट्री में रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। दो चार कंट्रीज को छोड़ के तो मेरे ख्याल से वहां पे तो टोटल ट्रैवल फ्री है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल है, उनकी पासपोर्ट की रैंकिंग 44वें नंबर पर है और नेपाल की रैंकिंग 98वें नंबर पर है और हमारी 82वें नंबर पर पहुंच गई है। तो मतलब रैंकिंग इंप्रूव करने के बजाय वो नीचे खिसकती चली जा रही है। और अच्छा देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट जब किसी देश में जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिलता है, वहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा होता है वो उनके लिए दुनिया भर के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। और हमारी उनके साथ में क्या, मगर उसका क्या मतलब हुआ कि देश की छवि भी हुई वहां पे हमारी ठीक हो गई? अगर हमारी देश की छवि उनके देश में इतनी पावरफुल है, इतनी इतनी सटीक है, इतनी इतनी बढ़िया है, तो क्या वो उनके प्राइम मिनिस्टर के विजिट से हमारे देश में देश के साथ बढ़ चढ़ के कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, या बिना टैरिफ के ट्रीटी साइन हो रही है, या हमारे हम लोगों को उस कंट्री के अंदर बिना वीजा के अलाउ करा जा रहा है बिजनेस आने आने का, या बिजनेस करने का, ये या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, उनके बिजनेस डायस्पोरा से मिलने का, या एज ए टूरिस्ट भी आने का? क्या हमें हमें मिल रहा है उस चीज का फायदा? अगर अगर प्राइम मिनिस्टर के ताल्लुक इतने ही अच्छे हैं तो ये रास्ते खुलने चाहिए ना। ये रास्ते क्यों नहीं खुल पा रहे अभी तक? दैट मीन्स कि ये सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे रहा है। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे वो काम जिन पे फोकस करना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। सर, मैं तो हैरान था कि श्रीलंका का जो रैंकिंग है वो 44th है, हमारी 82nd है। यानी कि श्रीलंका का जो पासपोर्ट है हमारे से दुगना ज्यादा पावरफुल है। नेपाल का हमारे से ज्यादा पावरफुल भी है। बड़ी हैरानी की बात है। और हम कहते हैं कि अब भंगड़े डालते हैं यहाँ पर कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ओए दुनिया में नंबर 1 है। सर, इसका एक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी होता है जब आपका पासपोर्ट की वैल्यू कम होती है। आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसके अंदर भी जो हमारा एक दबदबा है दुनिया में, या जिसको बोलते हैं कि एक इफेक्ट है, वो कम होगा? वहां से जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है वो भी कहते हैं यार इनके पासपोर्ट की तो वैल्यू नहीं है, पैसे लगा के क्या करेंगे, अनसेफ होगा। क्या इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन नहीं दिखता आपको? इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बनता है सुमीत जी, क्योंकि देखिए जहाँ पे 2014 से लेके अब तक इस चीज के लिए छाती ठोक ठोक के बोला जा रहा था कि हम लोग दुनिया की क्या कहते हैं प्रोडक्शन हाउस बनने जा रहे हैं, क्या हम वाकई बन गए हैं? क्या दुनिया के जितने भी कंपनी थी वो सारी चाइना से उठा के आज की डेट में इंडिया के अंदर आ गई हैं? कुछ आई हैं, सारी तो नहीं आई, धीरे धीरे करके आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे उतना ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उतनी ही तकलीफ है जितना मैं यहाँ पे वीजा पाने के लिए है, यहाँ पे काम करने में तकलीफ है, वो सब तो वैसे ही है। कुछ थोड़ी बहुत ठीक हुई है मगर पूरी तरह सारी चीज ठीक भी नहीं हुई है। इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया के और ग्लोबल सिटीजन दोनों पे पड़ता है। उससे रैंकिंग इफेक्ट होने से क्या होता है सुमीत जी कि जो सिटीजन ग्लोबल सिटीजन है, चाहे इंडिया का है बाहर का है, उसको उसको ट्रैवल करने में इंडिया के अंदर भी इंडिया के बाहर में भी जाने के लिए उसको उतनी तकलीफ आती है, चाहे वो एजुकेशन के पर्पज के लिए जा रहा है, या अपने कामकाज के हिसाब से जा रहा है, या घूमने फिरने जा रहा है। तो वो सब चीजों पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं पे उसका जो इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट करता है कि अगर जितने लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं उतने ही लोग तो बाहर से इंडिया के अंदर भी तो आने चाहिए ना। यहाँ के लोग तो फिर भी बाहर जाके अपना हाथ पैर मार के कोशिश कर रहे हैं, पहले से कई गुना ज्यादा ट्रैवल बढ़ गया इंडिया से बाहर जाने का। मगर क्या उसका इम्पैक्ट ऐसा हो पा रहा है कि बाहर के लोग भी इंडिया पे इतना ही ट्रस्ट कर रहे हैं, उतने ही नंबर पे इंडिया में भी आ रहे हैं, चाहे वो कामकाज खोलने के लिए, बिजनेस डील साइन करने के लिए, प्लेयर के लिए, लेयर के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए? नहीं, शायद ऐसा ये इतना नहीं है। वो ये मतलब जो गैप है वो बहुत बड़ा है। बाहर के लोग बहुत कम नंबर में इंडिया में आ रहे हैं उस कंपैरिजन में जितने इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं इस वक्त पे। सर, आपको इस बात की हैरानी नहीं होती कि जैसे आपने बोला अभी कि जो भारत के लोग हैं वो एजुकेशन के लिए, काम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए जाते हैं। आज दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर अगर कोई बाहर घूमने जा रहा है वो भारतीय हैं। चाइनीज नंबर 1 पे हैं। एजुकेशन के लिए भी हम सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज को, ओ भाई, 55-56 बिलियन डॉलर हर साल हमारे बच्चे खर्च करते हैं। इतना खर्चा करने के बाद भी हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़े नहीं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है बड़ा ढीला डाला सा है?
मोदी जी सो रहे हैं, जयशंकर जी को पता ही नहीं है कि भाई मैं बाहर जाता हूँ, आप लोगों से मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, हर रोज तो आप बाहर बैठे होते हैं। देश के अंदर तो जयशंकर जी होते ही नहीं कभी भी। क्या उन्हें वहां पर जाके नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पासपोर्ट की यार तुम थोड़ी इज्जत करो, वीजा फ्री हमें ट्रेवल दो, एग्रीमेंट साइन करने चाहिए, लेकिन कोई एफर्ट ही नहीं है उसके ऊपर से। सुमित जी, सारे काम हो जाते हैं। मतलब एक तो प्राइम मिनिस्टर की खुद की छवि को वहां पे सुधारने का मौका मिलता है, क्योंकि वो इंडियन डायस्पोरा के साथ मिलते हैं। वहां की इंडियन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलते हैं। उनको इंडिया में आप बोलते हैं कि आके आप पैसा लगाइए, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए इंडिया की ग्रोथ के साथ में। और मगर क्या वैसा ही उनका मेल जोल क्या वहां की उस कंट्री के बिजनेस डायस्पोरा के साथ होता है? क्या उनकी बिजनेस कम्युनिटी के साथ होता है? क्या उनके इकोनॉमिक फोरम्स के साथ होता है? बैक चैनल्स पे होता होगा, थोड़ा बहुत उठना बैठना भी होता होगा क्या? मगर वो जो बातचीत हो रही है, वो क्या कन्वर्ट यहाँ पे इंडिया के अंदर बिजनेस लाने में कन्वर्ट हो रही है? उसका बेनिफिट क्या इंडिया की इकोनॉमी के अंदर आ रहा है? हाँ, आ रहा होगा, ट्रिकल हो रहा होगा। वो जिस तेजी से आना चाहिए वो नहीं आ रहा। जितना इम्पैक्ट उसका इस टाइम तक हो जाना चाहिए था, वो अभी तक शायद नहीं हुआ। तो बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को अब नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को फिर से रिव्यू करना बहुत जरूरी है। उसको प्रायोरिटाइजेशन करना बहुत जरूरी है कि किस, कोई भी हमारे यहाँ से कोई भी स्टेट कंट्री का हेड अगर कहीं पे भी जाता है, जिस भी डिपार्टमेंट में जाता है, जिस भी इंस्टीट्यूशन से जाता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, उसका एक मकसद होना चाहिए कि आप अगर 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपको वो अपनी विजिट का पूरा मतलब निचोड़ निकालना चाहिए कि भाई हम उसमें से कितना फायदा उठा पा रहे हैं, हमारे देश के अंदर कितना बिजनेस आ रहा है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सुमित जी, एक ही चीज काम करती है कि अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसी से रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी से लोगों को नौकरियां मिलती हैं, उसी से देश की तरक्की आगे होती है। अगर वो काम नहीं हो पा रहा है, सिर्फ सिर्फ एक पीआर एक्सरसाइज करके वापस आ जाते हैं, तो देश का ना ही करोड़ों रुपए का नुकसान करते हो उस ट्रैवल के अंदर, और ना ही साथ ही साथ आपका मकसद भी पूरा नहीं हो पाता। सर देखिए, हम जब फॉरेन पॉलिसी करते हैं और पासपोर्ट का जो रैंकिंग है, थोड़ा सा अलग करके देखते हैं, तो दोनों को फिर कंबाइन करेंगे। जब हम करते हैं कि यह फॉरेन पॉलिसी है, इसमें अगर पाकिस्तान को नाको चने हमने चने चबवाए हैं, तो हमने पाकिस्तान को करे हैं। टेररिज्म के ऊपर बड़ा काम किया है, 2-2 बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दिए, ये भी तो फॉरेन पॉलिसी का मैटर है। चाइना के बॉर्डर के ऊपर आज तक किसी ने हिम्मत नहीं करी, हमने पूरा पंगा लिया हुआ है चाइना के साथ। वहां पर भी हमने सींग के साथ सींग लड़ाए हुए हैं उनके साथ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है दोनों बॉर्डर्स के ऊपर। पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मिलिटरली हो, हमने साउथ चाइना सी में पंगा लेना शुरू कर दिया। अभी हमने एक वीडियो भी बनाया था कि किस तरह से चाइना को चारों तरफ से हमने घेर लिया है। नेशनल इंटरेस्ट के लिए सारे काम जो चाहिए हमें वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारत की इंटरनल स्ट्रेंथ है, जैसे यहाँ पर ऑपोजिशन आज की डेट में लगी हुई है कि पूरे देश में आग लगाई जाए, जिस तरह से बेवकूफों वाले काम राहुल गांधी पार्लियामेंट में करते हैं, जैसे बिके हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जब वो ऐसी जजमेंट्स देते हैं, क्या ये सारी चीजें बाहर की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो यहाँ पर एम्बेसीज हैं, वो नहीं देखती? वो सारी रिपोर्ट से बाहर जाती हैं। आपको नहीं लगता कि उससे भी जो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है वो कम होती है? कहीं ना कहीं मोदी जी या जयशंकर जी के काम के कमी मुझे कम लगती है, लेकिन जो अंदर ही इतने डिविजन्स क्रिएट कर दिए हमारी ऑपोजिशन ने, स्पेशली पप्पू पार्टी ने, क्या इसका इम्पैक्ट नहीं है सर? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाता है। जिस तरीके से पिछले दिनों में हमें पार्लियामेंट में हरकत होती हुई देखी है, जिस तरीके से ऑपोजिशन पार्टियों ने बिहेव करा है, वो बेसिकली इंडिया को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर कास्टिज्म लाने की बात कर रहे हैं, जात पात की बात कर रहे हैं। और मतलब उन्होंने किसी भी लेवल पे, सीरियस लेवल पे बैठ के किसी भी डिस्कशन करने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने सिर्फ हंगामा करने की, डिस्ट्रप्शन करने की कोशिश करी है, और अपनी आवाज ऊंचा ऊंचा बोल के मतलब एक ऐसा भ्रम लोगों के बीच में पैदा करने की कोशिश करी गई, जिसमें देश में लोग आपस में बट जाएं, और अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो उनके शायद वोट्स कम हो जाएंगे। अगर बिखरे रहेंगे तो उनके वोट्स बढ़ जाएंगे ऑपोजिशन पार्टी के। तो वो उनका खेल वही चल रहा है। और शायद ये सोची समझी रणनीति है सुमित जी, और इसके लिए शायद उनको बहुत बहुत बढ़ चढ़ के पैसा भी दिया जा रहा है, उनको रणनीति भी समझाई जा रही है कि आप अपने देश में ऐसे माहौल पैदा करो जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी छवि को खराब करे। तो वैसा ही कुछ करा जा रहा है। दूसरी तरफ से जो जुडिशियल की एक जो एक्टिविज्म देखी जा रही है हमारी कंट्री के अंदर, की जिस तरीके से फैसले वो दे रही है, और एक पर्टिकुलर समुदाय को बिल्कुल सारे सबूत होने के बावजूद भी, उनके गलत कामों के उसके बावजूद भी वो उनको बाइज्जत रिहा कर रही है, वो बड़े नंबर्स पे रिहा कर रही है। और
मतलब साफ नजर आता है कि यहाँ पे जो देश में जो लॉ है वो एक रसूखदार के लिए या एक पैसे वाले के लिए या किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस जो डाल पाता है उन लोगों के लिए, उनके अलग से काम करता है और एक आम आदमी का अलग से काम करता है। तो इस टाइप की जुडिशरी सिस्टम भी की जो छवि जो है इंटरनेशनल डायस्पोरा के अंदर वो अच्छी नहीं जाती, दुनिया भर में जो अच्छी नहीं जाती है। तो वो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो जुडिशरी सिस्टम है वो भी डाइल्यूटेड है, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी डाइल्यूटेड है, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रगल कर रही है इन दोनों को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने में या अपने आप को उन चीजों से उभारने के लिए जिसकी वजह से ये लोग रूलिंग गवर्नमेंट का परेशानी पेश करते हैं। तो अगर वो रूलिंग गवर्नमेंट के लिए इतनी ज्यादा परेशानी पेश कर पा रहे हैं तो वो तो क्या आम आदमी जो वहां के जो बिजनेस डायस्पोरा आके इंडिया में बिजनेस लगाएगा इस गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से, तो क्या वो ये लोग उनको ढंग से चलने देंगे? तो उनको हमेशा डर रहता है कि उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो शायद ना मिल पाए। आज के जो सिनेरियो इंडिया में चल रहा है, शायद मेजोरिटी के अंदर जो गवर्नमेंट आती है तो एक अलग टाइप का एक कल्चर पैदा होता है, एक अलग टाइप का भरोसा पैदा होता है। एक गवर्नमेंट जो बैसाखियों पर आई है उसके उसके जो भरोसा है शायद धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक लेवल पर। देखिए, मैं भी बिल्कुल मानता हूँ आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दुनिया के साथ वो अच्छे हैं। कहीं न कहीं जो उनकी एम्बेसीज हैं, वो भारत में बैठकर हमारे खिलाफ जो जो भी हमारी जो नेशनल के अंदर कंट्री के अंदर जो कुछ हो रहा है, ऑपोजिशन कर रही है, जो मुसलमान कर रहे हैं यहाँ पर गज़वे हिंद की बातें बोलते हैं, हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसे बिक चुके हैं, पैसे देकर कोई भी काम करवा लीजिए उनसे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो रेट लिस्ट लगा दी है, आज हमारा ये रेट चल रहा है, इतने पैसे दे दीजिए और इंसाफ ले लीजिए। जब ऐसा काम हो रहा हो, तो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकती। और मोदी जी का थर्ड टर्म अभी तक 2 महीने हो गए हैं, एक भी बड़ा काम नहीं किया है। मैं बार-बार ये वीडियो में जताता हूं, ना कि इसलिए कि मोदी जी को लतेड़ा जाए। नो, मेरा ये कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ ये बताने के लिए, याद कराने के लिए, मोदी जी आपने 100 दिन में बड़े-बड़े काम करने के लिए बोला था। शायद हमारे कंट्री की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही है। पूरा जो नेशनल फैब्रिक है उसको बिल्कुल चीर-चीर कर दिया है ऑपोजिशन वालों ने, ताकि इस कंट्री के टुकड़े हो जाएं। और ये हमारे दुश्मन जो चाहते थे वही काम ये करने वाले हैं, ये कर भी रहे हैं। और आपने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। जो चीफ मिनिस्टर्स हैं बीजेपी वाले, वो चिल्ला रहे हैं मोदी जी जाग जाओ, हमारी डेमोग्राफी चेंज कर दी गई है। हर डिस्ट्रिक्ट की जो भी आप जगह देखते हैं, रायबरेली हो, अमेठी हो, वहां पर जबरदस्ती मुसलमानों को बसाया गया है। अभी अभी रिपोर्ट्स आई हैं और इसीलिए वहां पर कांग्रेस जीतती जा रही है। इतना काम करने के बाद भी ये कॉकरोच अपनी सरकार बना गए वहां पर, यानी कि अपने बंदे को जितवा गए। तो अगर ऐसे ही चलता रहा अगले 5 साल के बाद ये भारत नहीं रहेगा, ये इंडिया बन जाएगा I.N.D.A, यानी कि टुकड़े टुकड़े में आई किसी के पास होगा, एन कोई ले जाएगा, डी कोई और ले जाएगा, डंकी जो होंगे वो सारे डी ले जाएंगे। तो सर अगर ऐसे चलता रहेगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी को अपने नेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए कोई बड़ा काम तो करना पड़ेगा। बेशक वो रोहिंग्या वालों को पकड़ के, आपने मुझे पता लगा कि महाराष्ट्र में 12 बंदे पकड़े गए जो कि रोहिंग्या वाले थे, यहाँ पर गलत आईडीज पे रुक रहे थे, उनको उठा के डिपोर्ट कर दिया। और भाई डिपोर्ट करेंगे दोबारा से बॉर्डर पार करके, वो फिर आ जाएंगे। क्या कर लोगे आप? जब तक आप किडनियां बेचनी नहीं शुरू करोगे जैसे चाइना करता है, तब तक हमारी नेशनल स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती। इसलिए ये कॉकरोच कभी भी चाइना नहीं जाते, ये भारत आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ आते ही इनको आधार, फ्रिज, टीवी सब कुछ दिया जाता है। तो उनको वहां अपने कंट्रीज में कूड़े के ढेर में रहने की जरूरत क्या है? अगर नेशनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो आपको कुछ ना कुछ बड़े काम ऐसे करने पड़ेंगे, वरना वही होगा। आज हम 82nd नंबर पर हैं, आते आते हम कहीं नीचे, सबसे नीचे, फर्स्ट से सेकंड नंबर पे ना रह जाएं। और नेपाल और श्रीलंका हमारे से आगे निकल रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी को जागना पड़ेगा, बड़े काम करने पड़ेंगे, जिसका वादा उन्होंने कर कर तीसरी बार वो गवर्नमेंट में आए थे। थैंक यू सर, बड़े डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। दुख होता है कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी अब डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं 4 जून के रिजल्ट्स के बाद ये सारा कुछ होना शुरू हुआ है। आगे जाके देखते हैं क्या कुछ मोदी जी करते हैं और कैसे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है। थैंक यू सर, जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम।